नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट के केस में चाहे वो पर्सनल लोन का डिफॉल्ट हो या फिर क्रेडिट कार्ड्स का डिफॉल्ट हो, ऐसे मामले में दोस्तों बकाया राशि की वसूली या फिर जो भी अमाउंट ड्यूज या फिर आउटस्टैंडिंग है उसकी रिकवरी के लिए अधिकतर लोन कंपनियां दोस्तों आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में मूव ऑन करती हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जाती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले लोन कंपनियां लोन के डिफॉल्टर लोन की बोरोवर को एक प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस सर्व करते हैं, भेजते हैं, जिसे कहते हैं दोस्तों सेक्शन 21 द इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस। फिर ऐसे में होता है क्या दोस्तों, फिर आगे चलकर एक आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए लोन कंपनियां लोन के डिफॉल्टर लोन के बोरोवर को अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस भेजते हैं और वो ये कहते हैं कि हम एक आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं, इसमें हमें आपकी कंसेंट, आपकी सहमति चाहिए। लेकिन अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि जो लोन का डिफॉल्टर जो लोन का बोरोवर होता है वो अपनी कंसेंट, अपनी सहमति नहीं देता है और ऐसे में जो लोन कंपनियां हैं वो अपने तरीके से यूनिलैटरल तरीके से एक तरफा एक पक्षीय तरीके से दोस्तों आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर लेती है। तो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट होने के बाद आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू होती है, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन स्टार्ट होता है दोस्तों, आर्बिट्रेशन की शुरुआत हो जाती है, उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। फिर ऐसे में सबसे पहले जो लोन कंपनियां होती हैं, जो क्लेमेंट जो बैंक होती है दोस्तों, वो आर्बिट्रेटर के समक्ष बिफोर द आर्बिट्रेटर एक इंटरिम मेजर्स की एप्लीकेशन को मूव ऑन करते हैं अंडर सेक्शन 17 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत दोस्तों, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतरिम राहत की एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन, सेक्शन 17 में दोस्तों। इसमें होता क्या है, लोन कंपनियां जो क्लेमेंट जो बैंक होती है, जो कंपनी होती है दोस्तों, वो आर्बिट्रेटर के समक्ष दोस्तों एक रिक्वेस्ट करती है सेक्शन 17 में एक एक इंटरिम मेजर्स, एक अंतरिम राहत, एक रिलीफ की मांग करती है एप्लीकेशन के माध्यम से कि हमें एक राहत दी जाए। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, जो प्रिसाइडिंग जो आर्बिट्रेटर होते हैं इस मामले में अधिकतर क्लेमेंट जो बैंक होती है, जो लोन कंपनियां होती है, उनके पक्ष में, उनके फेवर में दोस्तों एक इंटरिम ऑर्डर पास कर देती हैं अंडर सेक्शन 17 में। और ये ऑर्डर अधिकतर लोन डिफॉल्टर लोन के बोरोवर के खिलाफ में होता है दोस्तों। और इस ऑर्डर में क्या ऑर्डर पास होता है, इसमें ऑर्डर पास होता है कि जो लोन का डिफॉल्टर जो लोन का बोरोवर है उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट्स हो, करंट अकाउंट्स हो, वो सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए। या फिर एक ऐसा भी ऑर्डर पास हो सकता है कि जो लोन का डिफॉल्टर जो लोन का बोरोवर है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉइज हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, कर्मचारी हो, उसकी सैलरी को अटैच कर लिया जाए। तो वो एक पार्शियल मतलब कि हाफ सैलरी अटैचमेंट का भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, 75%, 25%, वो एक परसेंटेज में वो सैलरी के अटैचमेंट का भी ऑर्डर पास करते हैं। और कभी कभी तो वो चल संपत्तियों के अटैचमेंट को भी लेकर दोस्तों एक ऑर्डर पास कर देते हैं। तो उनके इंटरिम ऑर्डर में कुछ इस प्रकार का ऑर्डर्स लिखा होता है दोस्तों। तो ऐसे में जो लोन कंपनियां होती हैं, उनके जो भी लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस इंटरिम ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेके जाकर क्या करते हैं, आपके जो पर्टिकुलर जो भी आपके बैंक्स होते हैं उसके मैनेजर को ये लेटर देते हैं, या फिर उनके जो लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके जो एडवोकेट्स होते हैं, वो अपने लेटर हेड पर एक नोटिस के माध्यम से बैंक को सूचित करते हैं कि इस मामले में इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 17 में, तो संबंधित इस ये जो लोन का जो बोरोवर है इसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। या फिर आप जहां भी जॉब करते हैं, आपके जो भी बॉस, आपके जो भी एचआर है, आपके जो भी एम्प्लॉयर हैं, उनके पास ये सेक्शन 17 का जो ऑर्डर है वो भेज दिया जाता है लेटर के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से, और आपके सैलरी को अटैच करने का एक नोटिस भेजा जाता है दोस्तों। इसके द्वारा जो बैंक के जो भी लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, जिसको आर्बिट्रेटर ने कहा है कि आप इस मामले में आप इस ऑर्डर को जो भी इसका जो एग्जीक्यूशन है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, ऑर्डर पास होता है और ये चीजें आगे मूव ऑन होती हैं। डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इंटरिम ऑर्डर जो पास होता है सेक्शन 17 में, ये ऑटोमेटिकली दोस्तों ये एग्जीक्यूशंस में आ जाता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन के कानून में दोस्तों सेक्शन 17 में क्लियर कट मेंशन्ड है कि इंटरिम ऑर्डर जो पास होता है वो ऑर्डर सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होता है दोस्तों। तो उसका एग्जीक्यूशन, उसका अनुपालन दोस्तों वो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट में आ जाता है, एनफोर्समेंट में आ जाता है। उसके लिए अलग से सेपरेटली हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर लेकर आने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि डायरेक्टली सीधे इंटरिम ऑर्डर पास हुआ सेक्शन 17 का, ऑर्डर की कॉपी बैंक के पास गई, आपके एचआर, आपके बॉस, आपके एम्प्लॉयर के पास गया, डायरेक्टली आपका सैलरी अटैच हो गया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया।
ऐसे में वो लोग एग्जीक्यूशन की ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं मांगते, डायरेक्टली सीधे अटैचमेंट फ्रिज अकाउंट क्यों हो जाता है। कई बार तो सिक्योर लोन के मामले में, लाइक फॉर एग्जांपल व्हीकल, मोटर कार, गाड़ी का भी अटैचमेंट कर लिया जाता है इस सेक्शन 17 के इंट्रीम ऑर्डर के बेसिस पर। क्योंकि दोस्तों ये इंट्रीम ऑर्डर जो पास होता है, ये इंट्रीम ऑर्डर सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होता है दोस्तों। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है, जो एनफोर्समेंट है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स, यदि आपके खिलाफ में ऐसा कोई इंट्रीम ऑर्डर पास हो गया है, तो यदि आप इसको खत्म करवाना चाहते हैं, इसको आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं, आप इस आर्बिट्रेशन की पूरी प्रोसीडिंग्स को आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रिज करवाना चाहते हैं, अपनी सैलरी को, जो आपकी सैलरी अटैच हो गई है, उसको आप फ्री करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो ऐसे में आपको तुरंत इमीडिएटली इस सेक्शन 17 के खिलाफ में, के अगेंस्ट में आपको एक स्ट्रॉन्ग लीगल ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना पड़ेगा। आपको मजबूत आपकी एक आपत्ति दर्ज करवानी होगी दोस्तों। और ये आपका जो स्ट्रॉन्ग लीगल ऑब्जेक्शन फाइल होगा, ये एज पर द लॉ एक लीगल ग्राउंड के बेसिस पर होगा। आर्बिट्रेशन के कानून में, के लॉ में जो भी ग्राउंड्स मेंशन है, वो ग्राउंड्स के बेसिस पर ही आपकी आपत्ति, आपका ऑब्जेक्शन फाइल होगा। तो ये ऑब्जेक्शन आप कहां फाइल करेंगे? जो आपके केस में आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट हुए हैं, जो प्रिसाइडिंग जो आर्बिट्रेटर हैं, उनके समक्ष आपका ये लीगल ऑब्जेक्शन जाएगा दोस्तों। और इसकी एक कॉपी आपको, आपकी जो कंसर्न जो बैंक, जो लोन कंपनी है, उसको भी आपको एक कॉपी देना है। और आपके इस मामले में तो कई बार दोस्तों ओडीआर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्लेटफॉर्म भी होती है, जो इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को डिजिटली कंडक्ट करवाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीजॉल्व 360 हो गई, समा हो गई, एड्रेस नाउ हो गई। तो कुछ इस प्रकार से भी कुछ ओडीआर प्लेटफॉर्म्स होती हैं जो इस प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट करवाती हैं। तो इनको भी आपको एक कॉपी भेजना है दोस्तों। तो आपकी आपत्तियां आपको बनानी है, आपका स्ट्रॉन्ग लीगल ऑब्जेक्शन आपको ड्राफ्ट करना है, लेटर बनाना है, और आपको बनाकर आपके आर्बिट्रेटर को, आपकी बैंक को, और जो ओडीआर प्लेटफॉर्म्स है, इन सभी लोगों को आपको वाया मेल और वाया स्पीड पोस्ट आपके इस आपत्ति को, आपके इस ऑब्जेक्शन को उनको भेज देना है। अब आपत्ति में आप ऑब्जेक्शंस में क्या लिखोगे दोस्तों? सबसे पहले तो आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट है, वो लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर की कंसेंट के बिना किया गया। दैट मींस कि यहां पे आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट यूनिलैटरल तरीके से, वन साइडेड, एक पक्षीय तरीके से किया गया। यहां पर लोन की बोरोवर की कंसेंट नहीं ली गई। दूसरी चीज, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस मामले में आपको कोई भी नोटिस सर्व नहीं किया गया है, सो विदाउट सर्विंग नोटिस, ना तो आपको प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस दी गई, ना तो आपको सेक्शन 21 की नोटिस दी गई, ना तो आपको अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस दी गई, और डायरेक्टली सीधे सेक्शन 17 में इंट्रीम ऑर्डर पास हो गया, तो विदाउट सर्विंग प्रॉपर नोटिस डायरेक्टली सीधे इंट्रीम ऑर्डर पास, तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है दोस्तों। दूसरी चीज, जो आर्बिट्रेटर है, वो आर्बिट्रेटर एक तरफा है, वन साइडेड है, यूनिलैटरल है, एक पक्षी है, वो बैंक के फेवर में काम कर रहा है, उसका कुछ तो इंटरेस्ट है इस इंटरिम ऑर्डर के आने में, फ्यूचर के अवार्ड के आने में, इसके रिजल्ट के आने में, उसका कुछ तो इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं बैंक के फेवर में काम कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आप उनको अटैच करिए। आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में लोन के बोरोवर की कंसेंट नहीं ली गई, ऐसे में दोस्तों ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स है, उसको आप कोट करिए, उसको आप अटैच करिए, उसको आप मेंशन करिए। दोस्तों आर्बिट्रेशन के कानून के मुताबिक यदि लोन की बोरोवर की कंसेंट नहीं रहती है आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में, तो ऐसे में लोन कंपनियों को कंसर्न हाई कोर्ट में मूव ऑन करना चाहिए आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, लोन कंपनियां कंसर्न हाई कोर्ट में भी नहीं जाती हैं दोस्तों आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरी चीज, जब आपने क्रेडिट कार्ड्स लिया था, आपने लोन लिया था, तो उस वक्त क्या आपने आर्बिट्रेशन जैसे क्लॉज को आपने साइन किया था? आप उस आर्बिट्रेशन की क्लॉज पर क्या आपने अपनी सहमति दी थी कि कल को इन फ्यूचर यदि रीपेमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट, कोई वाद विवाद कोई क्रिएट होगा, तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा आर्बिट्रेशन के द्वारा? क्या ऐसा कोई क्लॉज, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने साइन किया था? यदि नहीं, तो ये भी आप एक ग्राउंड ले सकते हैं, और आप लोन कंपनियों से डिमांड कर सकते हैं कि मुझे वो लोन अग्रीमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाए, वो क्लॉज मुझे बताया जाए कि किस क्लॉज में मैंने अपनी सहमति दी थी, अपनी कंसेंट दी थी। दूसरी चीज, आजकल इस डिजिटल जमाने में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ओडीआर के माध्यम से चलाई जा रही है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, प्रीजॉल्व 360, समा, एड्रेस नाउ, जुपिटाइस, ऐसे अलग अलग कुछ ओडीआर प्लेटफॉर्म्स हैं।
क्या ये ओडीआर प्लेटफॉर्म्स जो आपने लोन कंपनियों ने जो अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक जो सेलेक्ट की है, चॉइस की है, क्या ये ओडीआर प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी आर्बिट्रेशन जो जो लाइक जो लोन अग्रीमेंट जो हमने क्रेडिट कार्ड्स लिए थे उस समय जो टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने साइन किया था, क्या उस लोन अग्रीमेंट में, क्या उस कार्ड्स के अग्रीमेंट में क्या इस प्रकार की ओडीआर जो प्लेटफॉर्म्स थी, क्या इनको मेंशन किया गया था? नहीं किया गया होगा दोस्तों। दूसरी चीज, कई बार लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर्स को लोन कंपनियों के द्वारा एक नोटिस भेज दिया जाता है कि आर्बिट्रेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज कर रहे हैं, और उसके अंदर आपको ओडीआर प्लेटफॉर्म्स के नाम दिए रहते हैं कि इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, चॉइस करना है। तो आर्बिट्रेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर बदलाव, चेंजेस बाद में अपने अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, ये चीज बिल्कुल गलत है। तो ये सारी चीजों को आपको आपका एक ग्राउंड बनाना है, आपका एक आधार बनाना है, और इसी के बेसिस पर आपको स्ट्रांगली एक बढ़िया अच्छा सा आपको एक ड्राफ्ट, एक लेटर रेडी करना है दोस्तों। और इस ऑब्जेक्शंस के अंदर, इस आपत्ति के अंदर आपकी कोई इमोशनल बातें नहीं आनी चाहिए। जो भी आप यहाँ पे मुद्दे, जो भी आप पॉइंट्स, जो भी ग्राउंड्स रखेंगे, वो एकदम कानूनी होने चाहिए, मतलब लॉ के मुताबिक होने चाहिए, और वो सारी चीजें आर्बिट्रेशन का जो कानून है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, सेक्शंस के आधार पर होना चाहिए दोस्तों, प्रोविजंस, प्रावधान के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आप लिख दो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक एडवोकेट, लोन डिफॉल्ट के एक्सपर्ट लॉयर, या फिर बैंकिंग के एक एक्सपर्ट लॉयर की मदद से आपको इस ड्राफ्ट को रेडी करवाना चाहिए दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को लगाइए। आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को आप स्ट्रांगली चैलेंज करिए। इनकी जितनी भी गलतियां हैं, इनके जितने भी लूप होल्स हैं, इनको चैलेंज करिए। ओडीआर प्लेटफॉर्म्स जो कंडक्ट करवा रही हैं, इनको चैलेंज करिए दोस्तों। तो गारंटेड है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर आप इस प्रकार से मजबूत एक स्ट्रांग एक ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट करके आप इनको भेज देते हैं दोस्तों, तो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज भी होगा, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स स्टॉप भी होगी, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स विड्रॉ कर ली जाएगी। जो क्लेमेंट बैंक है वो खुद आर्बिट्रेटर के पास एक एप्लीकेशन देगी कि हम इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को विड्रॉ कर रहे हैं, हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम दूसरे किसी अल्टरनेटिव ऑप्शंस के थ्रू हम अपने बकाया राशि की रिकवरी हम करेंगे। फिलहाल इसको आप स्टॉप कर दीजिए। यदि लीगल ऑब्जेक्शन देने के बाद यदि सपोज फॉर एग्जांपल नहीं, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टॉप नहीं होती है, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है, तो ऐसे में आपके पास दूसरा अलग एक लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है दोस्तों। इसके लिए आपको आपकी कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर आपको सेक्शन 37 में दोस्तों इस इंटरिम ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए आपको एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, और साथ में आपको एक स्टे की एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के तहत आपको कंसर्न हाई कोर्ट में दोस्तों आपको एक पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, इस इंटरिम ऑर्डर सेक्शन 17 की ऑर्डर को सेट असाइड खत्म करवाने के लिए, या फिर इस पे स्टे लेने के लिए दोस्तों आपको सेक्शन 37 में एक पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। तो वहां से भी आप दोस्तों ऑर्डर लेकर आइए, और आप अपने बैंक अकाउंट को आप अनफ्रीज करवा सकते हैं। आपकी सैलरी जो अटैच्ड हुई है आप उसको दोस्तों फ्री करवा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना कि यदि आप इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव, कोई आप एक्शंस नहीं लेते हैं, तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, और कल को आगे चलकर आपके खिलाफ में आर्बिट्रल अवार्ड भी पास हो सकता है। और अधिकतर ये लोन कंपनियां इस सेक्शन 17 इंटरिम मेजर्स का अधिकतर मिसयूज करती हैं, लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर्स के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए, उनको टेंशन में डालने के लिए दोस्तों। और ये राहत ये तुरंत इमीडिएटली लेते, जैसे ही आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड हुई, उनका पहला दरख्वास्त, पहला एप्लीकेशन उनका सेक्शन 17 का ही होता है बिफोर दी आर्बिट्रेटर दोस्तों। आप आर्बिट्रेटर की ज्यूरिसडिक्शंस को चैलेंज कर सकते हैं कि इस पूरी प्रोसीडिंग्स में आर्बिट्रेटर विदाउट ज्यूरिसडिक्शंस यहां पे ये वर्क कर रहा है। आप ज्यूरिसडिक्शंस का भी आप एक ग्राउंड ले सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास अलग अलग बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप मजबूती से आप आपत्ति दर्ज करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोसीडिंग्स भी रुकेगी, आपका अकाउंट भी अनफ्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज जैसे ही आपको कोई भी नोटिस रिसीव होती है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के रिगार्ड्स में, के संबंध में, तुरंत इमीडिएटली दोस्तों आपको आपकी लीगल ऑब्जेक्शंस को आपको फाइल करना है।
सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।